तो दोस्तों वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम करेंगे एमसीक्यू सीरीज़ के अंतर्गत क्लास 11th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। इसमें मैंने पीवाईक्यू भी इंक्लूड किए हैं। तो इससे पहले हमने क्लास 9th की हिस्ट्री और जियोग्राफी कंप्लीट कर लिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैंने जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जो कि टीजीटी सोशल साइंस के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। हम एमसीक्यू के थ्रू पूरा चैप्टर कवर कर लेते हैं। तो क्लास 11th की बुक जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एचटेट की तैयारी करो, डीएसएसपी की करो, केवीएस की करो, एनवीएस की करो, सभी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है। तो आज हम जो है चैप्टर 4 पर आ गए हैं। इससे पहले का चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who among us the following was the first to consider the possibility of Europe, Africa and America have been located side by side? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह संभावना पर विचार किया था कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका एक साथ स्थित है? तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा है कि सबसे पहले किसने ये पॉसिबिलिटी बताई थी कि जो अमेरिका है, यूरोप है और अफ्रीका है वो एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है। फर्स्ट ऑप्शन है एल्फ्रेड वेगनर, सेकंड है अब्राहम ऑर्टेलियस, एंटोनियो पेलिग्रिनी या फिर एडमंड हेस। तो आप सबको पता है सबसे पहले किसने बताया था? अब्राहम ऑर्टेलियस ने बताया था कि जो ये अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका है, ये पहले जो है एक कॉन्टिनेंट था। जो ये अब्राहम ऑर्टेलियस थे, ये कौन थे? ये एक डच मैप मेकर थे। कौन थे? डच मैप मेकर थे। इन्होंने पहली बार 1596 के अंतर्गत ये बताया था कि ये जो कॉन्टिनेंट है ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसको मैं आपको मैप के थ्रू समझाती हूँ, एक मिनट। देखो, जो अब्राहम ऑर्टेलियस थे उन्होंने बताया था, देखो आप ये कोस्ट लाइन इनकी देखना, ये वाली, ठीक है, हर कॉन्टिनेंट की, हर महाद्वीप की। तो इन्होंने बोला था कि ये दोनों, देखो आप यहाँ से देखोगे ये यहाँ पर जाके फिट हो जाएगा, ये वाला हिस्सा आप देखोगे यहाँ पर जाके फिट हो जाएगा, ठीक है। 1596 के अंतर्गत सबसे पहले अब्राहम ऑर्टेलियस ने बताया था कि ऐसी संभावना हो सकती है कि ये जो हमारे महाद्वीप है ये एक ही हो। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले अब्राहम ऑर्टेलियस थे, जो कि डच मैप मेकर थे। उन्होंने 1596 के अंतर्गत बताया था कि ये जो अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप है ये एक साथ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ रेफरेंस टू वैगनर थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें पूछा है कि वैगनर के महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है एल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी के बारे में पूछा है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एल्फ्रेड वेगनर ने कौन सी थ्योरी दी थी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कब दी थी? ईयर भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1912 के अंतर्गत। जो ये एल्फ्रेड वेगनर थे ये एक मौसम वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने थ्योरी दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 के अंतर्गत। हिंदी में इसे हम महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत बोलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है ठीक है। फर्स्ट है, दिस थ्योरी डेट्स बैक टू द प्री कार्बोनिफेरस पीरियड। देखो ये जो प्री कार्बोनिफेरस पीरियड है इसको हम आसानी से समझे तो इसका मतलब होगा एंशियंट टाइम, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है ये कार्बोनिफेरस काल से पहले का है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है ये कब आई थी? 1912 के अंतर्गत आई थी, एंशियंट टाइम में नहीं आई थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, द मेन पर्पज ऑफ द थ्योरी वॉज टू एक्सप्लेन द मेजर क्लाइमेटिक चेंज इन द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में प्रमुख जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करना था। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि जो एल्फ्रेड वेगनर थे उन्होंने क्या बताया था कि पृथ्वी पर जो है जलवायु परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहले जो है सिर्फ एक महाद्वीप था, आप बोल सकते हो कि सिंगल मास कॉन्टिनेंट था, ठीक है। सिर्फ एक महाद्वीप था,
धीरे धीरे जो है उसमें जो है मतलब ब्रेक्स होने लगे, यानी धीरे धीरे वो जो है डिवाइड होने लगा। तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, सेकंड हमारा ठीक हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हु सजेस्टेड दैट द मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट वॉज कोज्ड बाय द पोल फ्लिंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स। इस क्वेश्चन में पूछा है कि किसने सुझाव दिया था कि जो हमारे महाद्वीपों के बहाव के लिए जिम्मेदार हलचल ध्रुव प्लायन बल और ज्वारीय बल के कारण हुआ है। यानी किसने ये बताया कि जो ये कॉन्टिनेंट्स में मूवमेंट हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी, पोल फ्लिंग फोर्स के द्वारा हुई थी और टाइडल फोर्स के द्वारा हुई थी। ये किसने बताया, मतलब अगर आप सिंपल वर्ड में समझना चाहो तो ये जो फोर्स ड्रिफ्टिंग बोल सकते हो आप, यानी जो बल लगा है ड्रिफ्ट होने में, अलग होने में, वो दो कारण कौन थे, कॉन्टिनेंट के दो कारण किसके द्वारा दिए गए थे। तो आप सबको पता वो किसके द्वारा दिए गए थे, एल्फ्रेड वैगनर द्वारा दिए गए थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंतर्गत। इन्होंने ये जो है दो फोर्स बताई थी जिससे जो है कॉन्टिनेंट अलग अलग हुए हैं। एक उन्होंने बताई थी पोल फ्लिंग फोर्स, एक मिनट, एक उन्होंने क्या बताई थी, पोल फ्लिंग फोर्स बताई थी, जिसे आप हिंदी में जो है ध्रुव प्लायन बल बोल सकते हो। और एक उन्होंने टाइडल फोर्स बताई थी जिसे आप हिंदी में ज्वारीय बल बोल सकते हो। ठीक है, पोल फ्लिंग फोर्स जो लगती है वो पृथ्वी के रोटेशन के कारण लगती है। क्यों लगती है, पृथ्वी के रोटेशन के कारण लगती है। और जो टाइडल फोर्स है वो किस लिए लगती है, ये जो है ओशियन यानी महासागरों में डेवलप होती है ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन और मून के अट्रैक्शन के कारण, आकर्षण के कारण। ठीक है, तो ये दो तरह की फोर्स जो है एल्फ्रेड वैगनर ने बनाई थी जिससे जो है हमारे कॉन्टिनेंट अलग हो गए हैं। एक थी हमारी पोल फ्लिंग फोर्स और एक थी हमारी टाइडल फोर्स। पोल फ्लिंग फोर्स अर्थ की रोटेशन से रिलेटेड है और टाइडल फोर्स हमारी जो है सन और मून के अट्रैक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट वाज द नेम ऑफ मेगा ओशन सराउंडेड द सिंगल कॉन्टिनेंट मास अकॉर्डिंग टू द वैगनर। वैगनर के अनुसार एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाले मेगा महासागर का नाम क्या था। एल्फ्रेड वैगनर ने बताया कि ये जितने भी कॉन्टिनेंट थे, जैसे एशिया, यूरोप, यहाँ पर हमारा अफ्रीका था, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पर हमारा ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर जाकर हमारा एंटार्क्टिका है। तो एल्फ्रेड वैगनर ने बताया था कि ये जितने भी कॉन्टिनेंट थे पहले एक कॉन्टिनेंट था, धीरे धीरे जो है ये डिवाइड हुए हैं। तो सबसे पहले जो कॉन्टिनेंट बना था यानी एकल महाद्वीप था, उसे जो है सिंगल मास कॉन्टिनेंट आप बोल सकते हो इंग्लिश के अंतर्गत। हिंदी में इसे हम एकल महाद्वीपीय बोलेंगे। इसको जो है पेंजिया के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, पेंजिया के नाम से जाना जाता था। यानी ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर ये हमारा पेंजिया था। और जो इसके चारों तरफ जो ओशियन था, महासागर था, उसका नाम क्या था, पंथलासा। क्या था, पंथलासा। ठीक है, तो एल्फ्रेड वैगनर ने क्या बताया है, यानी जो हमारा कॉन्टिनेंट है यानी महाद्वीप है उसको क्या नाम दिया, अर्थ को क्या नाम दिया, पेंजिया नाम दिया, और पानी वाले हिस्से को क्या दिया, पंथलासा नाम दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा था व्हाट वाज द नेम ऑफ द मेगा ओशन सराउंडेड द सिंगल कॉन्टिनेंट मास अकॉर्डिंग टू वैगनर। वैगनर के अनुसार जो एकल महाद्वीपीय था उसके द्रव्यमान को घेरने वाले मेगा महासागर को क्या नाम दिया, तो क्या नाम दिया था, पंथलासा दिया था। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे जाकर जो हमारा ये पेंजिया था, ये जो है दो टुकड़ों के अंतर्गत टूट जाता है। कौन कौन सा, नॉर्थ, एक मिनट गाइस, नॉर्थ के अंतर्गत जो है, देखो ऐसे ही करते हैं, नॉर्थ और साउथ के अंतर्गत ये जो हमारा पेंजिया था, नॉर्थ में इसे जो है लुरेशिया कहने लगे, क्या बोलने लगे, लुरेशिया। और जो साउथ में था उसे क्या बोला गया, गोंडवाना लैंड बोला गया। क्या बोला गया, गोंडवाना लैंड बोला गया।
और जो ये गोंडवाना लैंड था, भारत जो है इसी का हिस्सा था, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन आएंगे, वैसे वैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आपको इतना याद रखना है कि अर्थ वाले कॉन्टिनेंट पार्ट को हम पेंजिया बोलते थे और पंथलासा वाटर वाले पार्ट को बोलते थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, विच एविडेंस डज नॉट सपोर्ट द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कौन सा साक्ष्य प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स के अंतर्गत जो भी एविडेंस मिले हैं, जो भी सबूत मिले हैं, वो कौन कौन से मिले हैं, और यहाँ पर हमें नहीं बताना है कि कौन से नहीं है। सबसे पहले है जिग्सा फिट। बिल्कुल ठीक है, जिग्सा फिट क्या होता है, एक पजल की तरह होता है। जैसे आप बचपन में पजल्स सॉल्व करते थे ना, तो ये उस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से, यानी एक दूसरे के अंतर्गत ये जो है फिट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारे महाद्वीप थे, यहाँ पर हमारा एशिया था, यहाँ पर यूरोप था, यहाँ पर अफ्रीका कुछ इस तरह से था, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका था, और यहाँ पर साउथ अमेरिका इस तरह से था। तो अगर आप ये एक दूसरे में फिक्स करोगे तो ये बिल्कुल जो है एक कॉन्टिनेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है जिग्सा फिट, यानी एक दूसरे में जो है ये फिट हो रहे थे, तो ये एविडेंस हमें मिला था, ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी समुद्र तल का फैलाव, ये भी ठीक है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है सिमिलर ड्रेनेज सिस्टम, समान जल निकास प्रणाली, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के प्रमाण नहीं है। तो आप सबको पता है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी जो है 1912 के अंतर्गत वैगनार ने दी है। तो उन्होंने कौन कौन से एविडेंस दिए, तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले है जिग्सा फिट मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंटल मार्जिन, महाद्वीपीय मार्जिन का जिग्सा फिट मिलान। बिल्कुल ठीक है, मार्जिन क्या होता है, कोई भी ऐसी रेखा, यानी ये जो इसके अंतर्गत बिल्कुल फिट हो रही है, यानी जिग्सा फिट मिले हैं। बिल्कुल ठीक है, ये जो कॉन्टिनेंट है ये जिग्सा फिट है, पजल्स की तरह है, एक दूसरे में फिक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन घना कोस्ट, घना तट पर सोने के प्लेसर जिमा मिले हैं। बिल्कुल ठीक है, ये भी मिले थे। नेक्स्ट है आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स इन कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों में जीवाश्म का समान वितरण, यानी इनमें क्या मिला है। देखो, जैसे ये हमारा कॉन्टिनेंट है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यहाँ पर हमारा अफ्रीका था, तो जो चीज़ यहाँ पर मिली है वो यहीं पर मिले हैं। फॉसिल्स हो गए, या फिर आप एनिमल्स की, रेप्टाइल्स की कोई भी बात कर सकते हो। तो इन्होंने बोला है कि ये जो वितरण हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये सेम है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पोलर फ्लिंग फोर्स रिलेटेड टू ध्रुवीय पलायन बल निम्न से संबंधित है। अभी मैंने बताया था रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ से है, या फिर रोटेशन ऑफ अर्थ से है, या ग्रेविटेशन से है, या टाइड से है। तो आप सबको पता है किससे रिलेटेड है हमारा पोलर फ्लिंग फोर्स, ये पृथ्वी के घूर्णन से रिलेटेड है, यानी रोटेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हु गेव द कन्वेंशनल करंट थ्योरी, संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया। पहले हम जानेंगे कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है, संवहन धारा क्या होती है। तो देखो, ये जो कन्वेंशनल करंट होता है ये एक तरह की मूवमेंट होती है। क्या होती है, एक तरह की मूवमेंट होती है जो गैस और फ्लूइड यानी तरल पदार्थ के अंतर्गत, यानी टेम्परेचर और डेंसिटी के कारण होती है, यानी टेम्परेचर और डेंसिटी के डिफरेंस के कारण ये जो है मूवमेंट जो है उत्पन्न होती है। कहाँ पर उत्पन्न होती है, ये मेंटल के अंतर्गत होती है। आप सबको पता है अर्थ की 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, यानी भूपट्टी, मेंटल और क्रोड। ठीक है, तो ये जो कन्वेंशनल करंट थ्योरी है ये मेंटल के अंतर्गत जो है उत्पन्न होती है। देखो किस तरह से होती है, ये जो मेंटल में जो है कन्वेंशनल करंट के फॉर्म में, देखो इस तरह से जैसे सर्कुलर फॉर्म में जो ये मूवमेंट है ये होती रहती है। और ये मूवमेंट किस चीज़ की होती है, ये गैस और फ्लूइड की होती है, यानी गैस
और जो भी तरल पदार्थ होते हैं उनमें जो टेम्परेचर और डेंसिटी के कारण डिफरेंस उत्पन्न होता है, उनके कारण से जो है इसे जो है कन्वेंशनल करंट कहा जाता है। ठीक है, तो आप सबको समझ आ गया होगा कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है। एक मूवमेंट होती है जो गैस और फ्लूइड में टेम्परेचर और डेंसिटी के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, और ये मेंटल परत में होती है। ठीक है, अब हम जानेंगे, देखो ये किसने दिया था कन्वेंशनल करंट थ्योरी, तो ये दिया था आर्थर होम्स ने दिया था 1930 के अंतर्गत। इसे आप जो है पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी भी कह सकते हो। ठीक है, यानी ये जब हमारी पहले आई थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसके बाद जो है हमारी ये कन्वेंशनल करंट थ्योरी आई थी। ठीक है, आर्थर होम्स ने दी थी 1930 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वेंशनल करंट विच मूव द टेक्टोनिक प्लेट्स आर फाउंड इन विच लेयर ऑफ द अर्थ। संवहन धाराएं जो टेक्टोनिक प्लेट को हिलाती है पृथ्वी के किस परत पर पाई जाती है। तो अभी मैंने बताया किस परत में होते हैं, ये मेंटल के अंतर्गत होती है। इस तरह मेंटल के अंतर्गत जो है सर्कुलेट फॉर्म में ये जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओशियन फ्लोर आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग मेजर डिवीजन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। महासागरीय तल को निम्नलिखित प्रमुख प्रभागों में विभाजित किया जाता है, सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर हमें महासागर के डिवीज़न के बारे में बात करनी है। देखो महासागर के डिवीज़न की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ, यानी महाद्वीपीय सेल्फ। ये क्या होता है, ये देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमारा कॉन्टिनेंट है, ये महाद्वीप है, यहाँ से और यहाँ से मान लो समुद्र स्टार्ट हो रहा है, तो इस किनारे को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोलते हैं। किनारा भी बोल सकते हैं, यानी जहाँ पर महाद्वीप खत्म होते हैं, कॉन्टिनेंट और समुद्र स्टार्ट होता है, वहाँ पर हमारे कॉन्टिनेंटल सेल्फ पाए जाते हैं पानी के अंतर्गत। तो ठीक है, फिर इसके बाद हमारा होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, यानी महाद्वीपीय ढलान। ये क्या होता है, ये इस तरह से होता है, या इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्लोप। ठीक है, डायग्राम के द्वारा समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये हमारा हो जाएगा स्लोप। फिर इसके बाद हमारा कुछ थोड़ा सा उठा हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल राइज, महाद्वीपीय उत्थान, यानी यहाँ पर ये थोड़ा सा उठा हुआ होता है। इसके बाद जो है डीप ओशियन ट्रेंचेस स्टार्ट हो जाते हैं। क्या स्टार्ट हो जाती है, ट्रेंचेस। ट्रेंचेस को क्या बोलते हैं, गर्त। आसान लैंग्वेज में आप समझो तो इसे आप खाई या गड्ढा भी बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जब ओशियन का जो तल होता है, समुद्र तल होता है, वहाँ पर इस तरह से ये क्या होती है, ये ट्रेंचेस होती है, ये क्या होती है, खाइयाँ होती है। ये हमारी होती है डीप ओशियनिक ट्रेंचेस। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन। देखो यहाँ पर हमें बताना था जो हमारा ओशियन फ्लोर होता है वो कैसे डिवाइड होता है। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल सेल्फ, अभी मैंने बताया सेल्फ क्या होता है, जहाँ पर कॉन्टिनेंट ख़त्म होते हैं और समुद्र स्टार्ट होता है, और गहराई में जो है कॉन्टिनेंटल सेल्फ, यानी एक तरह से किनारा ही है। ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक है, फिर है हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप, यानी महाद्वीपीय ढलान। ठीक है, ये भी होता है। फिर है हमारी कॉन्टिनेंटल रिज, जो है ओशन फ्लोर के अंतर्गत नहीं आती है। फिर है शैलो डीप सी प्लेटू। देखो प्लेटू भी जो है ओशियन फ्लोर्स के अंतर्गत नहीं आते हैं। फिर हमारा हो जाएगा डीप सी बेसिन और ओशियनिक डीप। डीप सी बेसिन क्या होते हैं, गहरे समुद्र के मैदान, और महासागरीय गहराइयाँ। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 5, 6, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा What type of ocean floor is the shallowest part of the ocean showing an average gradient of 1 degree or even less? महासागर का सबसे उथला हिस्सा किस प्रकार का महासागर तल है जो 1 डिग्री या उससे भी कम औसत ढाल दर्शाता है। तो ये हमारा कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है, जो एक उथला हुआ हिस्सा होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये क्या होता है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है द ओशियन फ्लोर इज़ ए फ्लैट प्लेन नोन एज। महासागरीय तल का एक समतल मैदान जिसके रूप में जाना जाता है। तो जो महासागर का
महासागर जो ओशियन के अंतर्गत जो समतल मैदान होता है उसका मैदान है उसे हम क्या बोलते हैं, अबेसियल प्लेन बोलते हैं, यानी अतल मैदान इसे हम बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, सॉरी अतल बोलेंगे, अतल मैदान, ठीक है, अतल मैदान इसको बोलेंगे, अबेसियल प्लेन। ये वो हिस्सा है कॉन्टिनेंट का जहाँ पर सारे सेडिमेंट्स जो है इकट्ठा होते हैं या फिर जमा होते हैं, ठीक है, जहाँ पर सारे सेडिमेंट्स जमा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, earthquake tend to occur at the boundaries of earth plate. These boundaries are known as भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर आते हैं, इन सीमाओं को क्या कहा जाता है। तो आप सबको पता है सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं, वो कहाँ पर आते हैं, प्लेट मार्जिन्स पर आते हैं, यानी इनकी सीमाओं पर, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा भूकंप क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फोल्ड होता है, फिर दूसरी प्लेट होती है, तो यहाँ पर फोल्ड के कारण जो है हमारे भूकंप आते हैं, तो ये हमारा फोल्ट जोन होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा भ्रंश क्षेत्र जो है इनको बोलते हैं। और इन्हें फोल्ट जोन या फिर भ्रंश क्षेत्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है, देखो जहाँ की भी प्लेट बाउंड्री होगी, बाउंड्री वहाँ पर क्या होती है, थोड़ी सी वीक होती है, तभी हमारे फोल्ट्स वगैरह आते हैं, भ्रंश क्षेत्र बनता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हु गेव द थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, समुद्र तल विस्तार का सिद्धांत किसने दिया। देखो ये क्या सिद्धांत है, नाम से ही पता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी सी क्या होता है, समुद्र, फ्लोर क्या होता है, तल, और स्प्रेडिंग क्या होता है, मतलब फैलना। जो समुद्र का तल है वो जो है फैल रहा है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था हैरी हेस के द्वारा दिया गया था। हैरी हेस ने क्या बताया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग के अंतर्गत, कि इनके अंतर्गत जो है मिड ओशियनिक रिज होती है। देखो मिड ओशियनिक रिज क्या होती है, हिंदी में इसे हम बोलेंगे मध्य महासागरीय रिज। देखो मिड ओशियनिक रिज क्या होता है, मिड ओशियन रिज, ये क्या होता है, ये जो हमारे माउंटेन्स होते हैं, पर्वत होते हैं, उनकी एक चैन होती है समुद्र के अंतर्गत, ठीक है। चैन यानी आप बोल सकते हो श्रृंखला होती है, यानी लाइन में बहुत सारे क्या होते हैं, पहाड़ बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मिड ओशियनिक रिज बोलते हैं, ठीक है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है, यानी समुद्र तल विस्तार क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक मिड ओशियनिक रिज है समुद्र के अंतर्गत, और यहाँ पर ये हमारी प्लेट्स है। तो ये ओशियनिक रिज क्यों बनते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है वोल्केनो आता रहता है। जब भी वोल्केनो ब्रस्ट होता है तो क्या होता है, इस पर नई क्रस्ट, यानी इसका जो भी मटेरियल है वो यहाँ पर इधर उधर आएगा अपने आसपास के एरिया में। तो जो है इससे क्या होता है कि हमारा जो सी फ्लोर है, यानी जो समुद्र तल है, वो क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। बस ये इतना सी है, इसको आपको बस ये याद रखना है कि ये जो है हैरी हेस द्वारा दी गई थी, और इसमें जो है नई क्रस्ट का, नई भूपट्टी का निर्माण होता है। देखो अब जैसे वोल्केनो में विस्फोट हुआ तो यहाँ पर लावा वगैरह, मैग्मा वगैरह आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर थोड़े दिनों में ये जो है स्प्रेड होता रहता है, ठीक है, ये इधर आती रहती है, स्प्रेड होता रहता है। फिर दोबारा जब विस्फोट होता है तो फिर उसके ऊपर परत पे परत जमती रहती है, ठीक है। तो ये हमारा होता है सी फ्लोर स्प्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। समुद्र तल फैलाव की अवधारणा पर चर्चा करते समय निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग था उसमें कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो देखो सी फ्लोर स्प्रेडिंग मैंने अभी आपको बताया किसके द्वारा दी गई थी, हैरी हेस द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं इसका। फर्स्ट ऑप्शन है वोल्केनिक एक्टिविटीज़ अलोंग मिड ओशियनिक रिज, मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी गतिविधियाँ। तो मैंने बताया था कि जो मिड ओशियनिक रिज है उस पर जो है वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती रहती है, जिसकी वजह से जो है मतलब नई क्रस्ट का निर्माण होता रहता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण। तो ये जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग के अंतर्गत नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा
Strips of normal and reverse magnetic field observed in rock of ocean floor. समुद्र तल की चट्टानों में देखी गई सामान्य और विपरीत चुंबकीय क्षेत्र की धारियाँ। देखो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी एक मिड ओशियनिक रीज है। यहाँ पर जैसे ही वोल्केनो में विस्फोट होगा, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होगी, तो यहाँ पर जो है उसका जो भी मटेरियल है वो आएगा। तो यहाँ पर जो पहले मटेरियल था वो जो है यहाँ से मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्लेस होता रहता है। यहाँ पर न्यू आएगा, धीरे धीरे ये यहाँ तक मतलब किनारों तक आता रहता है। ठीक है। एज ऑफ रॉक फ्रॉम द ओशन फ्लोर, समुद्र तल की चट्टानों की आयु, बिल्कुल कार्बन डेटिंग मेथड से जो है समुद्र मतलब रॉक की जो है आयु का, एज का पता लगाया जा सकता है। तो ये तीनों पॉइंट हमारे ठीक हो जाएंगे। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस दैट कंटिन्यूअली एड्स न्यू क्रस्ट इज, वह प्रक्रिया जो लगातार नई पपड़ी जोड़ती है। तो मैंने अभी बताया वो कौन सी थी, हमारी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो लगातार न्यू क्रस्ट को जोड़ती है, ऐड करती है, तो वो हमारी होती है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर साइंटिफिक कंसेप्ट। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस प्रमुख वैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किस कंसेप्ट के ऊपर बेस है। पहला है कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय भाव की अवधारणा हमने पढ़ी है। ठीक है, इसके ऊपर भी बेस है। कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तो ये भी प्लेट टेक्टोनिक के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोनों ही हमारा ठीक हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा कॉन्टिनेंट से जितने भी कॉन्टिनेंट है, पहले वो एक सिंगल कॉन्टिनेंट था, फिर धीरे धीरे उस पर जो है बदलाव और चेंजेस यानी डिवाइड होने लगा। ठीक है। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था कि कैसे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ से जो हमारा समुद्र तल है वो जो है स्प्रेड हो रहा है यानी फैल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है Who was the scientist responsible for collection ideas and introducing the plate tectonic theory? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो कौन थे, वैगनर और होम्स, मैकेंजी और मॉर्गन, लेल और डार्विन, पार्कर और हेस। तो जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी वो किसने इंट्रोड्यूस की थी, मैकेंजी और मॉर्गन द्वारा की गई थी। इनके साथ जो पार्कर भी थे। ठीक है। इन तीनों द्वारा जो है इंट्रोड्यूस की गई थी 1967 के अंतर्गत। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स प्रपोज द अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू डैश मेजर प्लेट। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रस्ताव है कि पृथ्वी का स्थल मंडल डैश प्रमुख प्लेटों में विभाजित है। ये मैंने क्लास 9th में बहुत अच्छे से कराया था MCQ सीरीज़ के अंतर्गत। तो आप सबको पता है जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स है वो जो है उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारी प्लेट्स है वो 7 मेजर प्लेट्स के अंतर्गत डिवाइड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आइए देख लेते हैं वो 7 मेजर प्लेट कौन कौन सी है। देखो सबसे पहली प्लेट है हमारी ये यूरेशिया प्लेट। कौन सी प्लेट है, यूरेशिया प्लेट। जहाँ जहाँ मैं टिक कर रही हूँ वो हमारी कौन सी हो गई, यूरेशिया प्लेट। ठीक है। एक हमारी हो गई नॉर्थ अमेरिका प्लेट, ये वाली नॉर्थ अमेरिका प्लेट। ठीक है। फिर हमारी हो गई साउथ अमेरिका प्लेट, ये वाली। ठीक है। फिर हमारी हो जाएगी अफ्रीकन प्लेट, ये वाली। ठीक है। एक हमारी होती है पैसिफिक प्लेट जो आपको दोनों साइड दिखाई देगी। ठीक है। और एक हमारी हो जाएगी ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक हमारी हो जाएगी एंटार्क्टिका प्लेट, ये जो बिल्कुल नीचे से आ रही है। ठीक है। तो एक बार हम जो है देखो इसका अगर आपको कंसेप्ट पूरा पढ़ना है तो मैंने 9th क्लास के अंतर्गत बिल्कुल कंप्लीट MCQ के अंतर्गत कराया है। ठीक है। तो देखो 7 मेजर प्लेट कौन कौन सी आपको याद रखनी है, एंटार्क्टिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक प्लेट, और ये लार्जेस्ट प्लेट भी है पैसिफिक प्लेट। फिर है हमारे इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, अफ्रीका प्लेट और यूरेशिया प्लेट। तो ये 7 हमारी मेजर प्लेट है, आपको याद रखनी है। एंटार्क्टिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, अफ्रीका प्लेट और यूरेशिया प्लेट। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर प्लेट ऑफ द लिथोस्फीयर। देखो अब हमें यहाँ पे पूछा है कि कौन सी मेजर प्लेट नहीं है लिथोस्फीयर की। देखो अभी हमने पढ़ा था अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट। हमने जो है अरेबियन प्लेट के बारे में नहीं पढ़ा था। ये हमारी कौन सी होती है, ये हमारी माइनर प्लेट होती है। कौन सी प्लेट होती है, माइनर प्लेट होती है, जो कि साउथ अरेबिया के अंतर्गत पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, साउथ अरेबिया के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोकोस प्लेट इज़ लोकेटेड बिटवीन डैश एंड डैश। जो कोको प्लेट है, देखो अब हमने 7 मेजर प्लेट पढ़ ली, अब ये हमारी माइनर प्लेट स्टार्ट हो गई है। ठीक है, माइनर प्लेट स्टार्ट हो गया। आपको याद रखना है कि कौन सी प्लेट किसके बीच में है। तो जो कोको प्लेट है वो किस किस के बीच में है, साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में। यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखने हैं। कोको प्लेट हो गई साउथ अमेरिका और पैसिफिक के बीच में। फिर एक हमारी होती है नाजका प्लेट। कौन सी होती है, नाजका प्लेट। इसे हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही बोलेंगे। नाजका प्लेट हमारी होती है साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में होती है। ये भी कहाँ पे होती है, साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो ये हमारा सॉरी गाइस, ये कोको प्लेट हमारा गलत हो गया है। कोको प्लेट जो है सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में होती है, तो आप ठीक कर लेना। थर्ड जो है इसका आंसर हो जाएगा। नाजका प्लेट हमारी साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में होती है। फिर हमारी होती है, एक हमारी होती है फिलिपिन प्लेट। ये प्लेट जो है एनसीईआरटी के अंतर्गत दी गई है, वही करा रही हूँ। फिलिपिन प्लेट जो है एशिया और पैसिफिक प्लेट के बीच में होती है, एशिया और पैसिफिक प्लेट के बीच में होती है। ठीक है, फिर हमारी होती है कैरोलिन प्लेट। कौन सी होती है, कैरोलिन प्लेट। ये हमारी होती है फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच में। कहाँ पर होती है, फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच में, फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच में। और लास्ट है एक है हमारी फूजी प्लेट। जो फूजी प्लेट होती है वो नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत है। कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत है। तो ये सारी प्लेट आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी कहाँ पर है। एक बार दोबारा से सम अप कर लेते हैं। जो हमारी कोको प्लेट है वो कहाँ पर है, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में। ठीक है, तो कोको प्लेट कहाँ पर हो गई, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में। नाजका प्लेट हो गई साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में। ठीक है, और फिलीपींस प्लेट हो गई एशिया और पैसिफिक के बीच में। ठीक है, कैरोलिन हो गई फिलीपींस और इंडिया प्लेट के बीच में। और जो हमारी फूजी प्लेट्स है वो कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत है। ये आपको ज़रूर याद होनी चाहिए क्योंकि पूछा जाता है कौन सी प्लेट कहाँ पर है। ठीक है, किन दो प्लेट्स के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाजका प्लेट इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नाजका प्लेट किन के बीच में सिचुएटेड है, अभी मैंने आपको बताया था कहाँ पर सिचुएटेड है, साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में। यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में कौन सी है, हमारी कोको प्लेट है। कौन सी है, कोको प्लेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टेक्टोनिक प्लेट डैश इज लोकेटेड बिटवीन फिलीपींस एंड इंडियन प्लेट नॉर्थ ऑफ न्यू गिनिया। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी टेक्टोनिक प्लेट जो है फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच में है। तो मैंने याद करवाया, फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच में हमारी कौन सी है, कैरोलिन प्लेट है। ठीक है, यहाँ पर एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। फूजी प्लेट कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत है। कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत है। ठीक है, नाजका प्लेट कहाँ पर है, साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। कहाँ पर है, साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। ठीक है, फिर है हमारी कोको कहाँ पर है, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक के बीच में। कहाँ पर है, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक के बीच में है। ठीक है, ये सारी आपको याद रखना है। थोड़ा सा आज आपको थोड़े से सॉन्ग की साउंड आ रही होगी क्योंकि साइड में, घर के साइड में थोड़ा सा प्रोग्राम चल रहा है, उसकी वजह से। ठीक है, उसके लिए सॉरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है द मिड अटलांटिक रिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर हमसे पूछा है कि जो मिड अटलांटिक रिज है वो किसका एग्जाम्पल है। देखो हमारी 3 टाइप की प्लेट्स होती है, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है 9th क्लास के अंतर्गत। 3 टाइप की प्लेट होती है। सबसे पहले हमारी होती है कन्वर्जेंट प्लेट। कौन सी होती है? कन्वर्जेंट प्लेट, जिसे अपसारी प्लेट भी बोलते हैं। एक हमारी होती है डाइवर्जेंट प्लेट। कौन सी होती है? डाइवर्जेंट प्लेट, जिसे एक मिनट गाइस, हिंदी में थोड़ा सा गलत हो गया, मैं दोबारा बताती हूँ आपको, हिंदी में गलत हो गया। देखो एक हमारी होती है कन्वर्जेंट प्लेट। कौन सी होती है? कन्वर्जेंट प्लेट। कन्वर्जेंट प्लेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? अभिसारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिसारी प्लेट। ठीक है। एक हमारी होती है डाइवर्जेंट प्लेट। ठीक है। डाइवर्जेंट प्लेट को क्या बोलेंगे? अपसारी प्लेट। क्या बोलेंगे? अपसारी प्लेट। ठीक है। और एक हमारी होती है ट्रांसफॉर्म प्लेट। ठीक है। ट्रांसफॉर्म प्लेट को बोलते हैं रूपांतरण प्लेट। रूपांतरण प्लेट। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम कन्वर्जेंट प्लेट के बारे में। कन्वर्जेंट, जैसे नाम से ही पता है, कन्वर्जेंट प्लेट जब एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट की तरफ आते हैं, यानी जब दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ आते हैं, उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट या फिर अभिसारी प्लेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्लेट जब दूसरी प्लेट की तरफ जाती है तो जौन सी प्लेट भारी होती है वो नीचे धंस जाती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सबडक्शन। क्या बोलते हैं? सबडक्शन प्रोसेस। अब नेक्स्ट देखेंगे डाइवर्जेंट प्लेट। डाइवर्जेंट प्लेट, जब एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट से दूर जाती है उसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट, और इसे जो है हम स्प्रेडिंग साइड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाती है तो इसके बीच में कुछ ना कुछ निर्माण होता रहता है, तो इसे हम बोलते हैं स्प्रेडिंग साइड। स्प्रेडिंग साइड। अब हम देखेंगे ट्रांसफॉर्म प्लेट। ट्रांसफॉर्म प्लेट, जहाँ पर प्लेटें एक दूसरे से ऐसे हॉरिजेंटली जब टकराती है उसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट। ट्रांसफॉर्म प्लेट के अंतर्गत कोई भी प्लेट जो है डिस्ट्रॉय नहीं होती है और ना ही कुछ इसके अंतर्गत प्रोड्यूस होता है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। ये जो मिड अटलांटिक रिज बनती है, तो मैंने अभी बताया था जब हमारी डाइवर्जेंट प्लेट एक दूसरे से अलग जाती है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ निर्माण होता है, तो ये बनती है हमारी डाइवर्जेंट प्लेट के अंतर्गत, यानी अपसारी प्लेट सीमा पर जो है हमारी मिड अटलांटिक रिज बनती है। ये रिज क्या होता है? कोई भी एक पर्वत श्रृंखला जो कि लाइन में माउंटेन्स बनते हैं, उनको हम बोलते हैं मिड अटलांटिक रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, Which of the following plate has the slowest rate of movement at less than 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर? निम्नलिखित में से किस प्लेट की गति सबसे धीमी है जो 2.5 सेंटीमीटर वर्ष से भी कम है? यहाँ पर पूछा है कि ये प्लेट के अंतर्गत मूवमेंट हो रहा है, किस प्लेट के अंतर्गत सबसे कम है जो कि 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर से भी कम है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी आर्कटिक रिज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द सर्कम पैसिफिक बेल्ट आर करेक्ट? प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी जो है सर्कम पैसिफिक बेल्ट के बारे में करेक्ट है। तो देखो, जो हमारे पैसिफिक ओशियन है उसके किनारों पर जो है एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ उस जगह को क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि रिंग ऑफ फायर कौन से ओशियन के अंतर्गत है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशियन के अंतर्गत है। तो इस बेल्ट को जो है 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? एक है हमारा सर्कम पैसिफिक बेल्ट, और एक है हमारी अल्पाइन हिमालय बेल्ट। ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि सर्कम पैसिफिक बेल्ट के अंतर्गत कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज़ एन एक्टिव वोल्केनिक रिल्म, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर वोल्केनोज
पाए जाते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को जो है रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इट इज़ एन एक्टिव सिस्मिक रिल्म, यह एक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र है, बिल्कुल ठीक है। इट इज़ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यह एक अपसारी प्लेट सीमा नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा। इट इज़ प्रोन टू सुनामी, यह सुनामी के लिए प्रवण है। तो हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग रिंग ऑफ फायर इज आर करेक्ट। यहाँ पर हमें बताना है कि रिंग ऑफ फायर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इट इज़ अ जोन ऑफ कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री, यह अभिसरण प्लेट सीमाओं का क्षेत्र है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पर जो प्लेट जो है एक दूसरे के पास आते हैं उसी को जो है हम कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ एन एक्टिव सिस्मिक एंड वोल्केनिक जोन, यह एक सक्रिय भूकंपीय और ज्वालामुखी क्षेत्र है, बिल्कुल ठीक है, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था। इट इज़ एसोसिएटेड विद डीप ट्रेंचेस, यह गहरी खाइयों से जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी रिंग ऑफ फायर के बारे में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, रिंग ऑफ फायर इज़ लोकेटेड एट, रिंग ऑफ फायर कहाँ पर पाई जाती है, पैसिफिक ओशियन के अंतर्गत, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर हमारी क्लास आज ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच।